Good morning once again. Welcome to our channel Pragya Plus 2 High School, the way of smart learning. ठीक है. Today I am going to discuss about the chapter Light प्रकाश. और आपको पता है कि मैंने इसका पहला पार्ट पिछले क्लास में पढ़ा दिया था. ये आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर 2 होगा आज. तो आज के क्लास जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पहला बार हमारा क्लास कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन होगा कि ये क्लास वीडियो जो है आप फिर से एक बार देख लें. लेक्चर 1 मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लेक्चर 1 का, आप उसको पहले देख लें, फिर इसको देख लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. हम लोग कल लास्ट क्लास में इस चैप्टर को देखे थे. वहाँ पे स्टार्ट हुआ था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का चिन्ह परिपाटी में मैंने बता दिया था कि प्लस साइन कहाँ होगा, माइनस साइन किस पे लगेगा, यू कौन सा, भी कौन सा, सब मैंने बता दिया था. और आपको दर्पण सूत्र भी बता दिया था कि इसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है ना. भी क्या था, प्रतिबिंब की दूरी थी भी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी. इतना दूर आपने पढ़ने के बाद आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे आवर्धन. आवर्धन भी मैंने बता दिया था कि डबल और ट्रिपल का क्या यहाँ पे गुण होता है. देखिए आवर्धन में मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला होता है -v/u और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके डिवाइड करेंगे हम लोग बिंब की ऊंचाई. बिंब यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, इसका ऊंचाई. और इस तरीके से हम आवर्धन निकाल सकते हैं. अगर आवर्धन नेगेटिव होता है, माइनस में आता है, तो हम समझेंगे कि इमेज हमारा वास्तविक है. दैट मीन्स अगर आवर्धन का वैल्यू -1 आया, इसका मतलब इमेज जो होगा, प्रतिबिंब होगा, वो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा. अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आप समझेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो आभासी होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा. अगर m का वैल्यू, आवर्धन का वैल्यू 1 से कम आता है, दैट मीन्स m इज लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन 1. इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा. अगर इक्वल आता है तो वस्तु के बराबर बनेगा, और अगर बड़ा आता है तो वस्तु से बड़ा बनेगा. ठीक है. यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब बराबर होगा, जब आवर्धन आपका 1 आएगा. अगर 1 से छोटा आएगा तो प्रतिबिंब जो है वो छोटा होगा वस्तु से, और अगर 1 से बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से. ठीक है. आवर्धन के ऊपर जो साइन लगता है उससे हम लोग प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं. अगर लेस देन 1 है तो समझ जाएंगे कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है. और अगर ग्रेटर देन 1 आया यानी ज़्यादा आया तो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है. इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर्स क्या है, क्या कहना है. अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं. ठीक है. देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक ऑटोमोबाइल के पीछे, एग्जाम्पल 10.1 एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है. अब वक्रता त्रिज्या तो आप सबको पता है, वक्रता त्रिज्या मीन्स आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. वक्रता त्रिज्या का मतलब मैंने क्या बताया था, आर. तो देखिए आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 मीटर. तो फोकस क्या हो गया, हो जाएगा, फोकस हो जाएगा r/2, दैट मीन्स 3/2. इसका आधा अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो 1.5 लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट 3/2 करके पुट कर सकते हैं. आगे देखिए, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है. बस u वस्तु है बस यहाँ पे, और वो कितना दूरी है, 5 मीटर दूरी पर स्थित है. दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करें. अब हमें सोचने वाली बात है, मैंने f का रिलेट किया था कि f पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसका जजमेंट हम कैसे करेंगे. तो इसको देखने का, जजमेंट करने का तरीका है, दर्पण को देखेंगे कि दर्पण का प्रकार क्या है. अगर उत्तल हुआ तो f हो जाएगा पॉजिटिव, u हमेशा नेगेटिव. अब यहाँ पे बोला भी है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है. दैट मीन्स f का साइन जो होगा वो क्या होगा, प्लस में, और u का साइन किस में होगा, माइनस में. यानी u इज इक्वल्स टू -5 मीटर और f इज इक्वल्स टू, सॉरी, u इक्वल टू -5 और f इक्वल टू +3/2 या +1.5 मीटर.
हमें क्या सॉल्व करना होगा, तो हमें निकालना होगा भी और आवर्धन। ये दोनों के वैल्यू निकालने के बाद हम लोग जज कर सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका साइज क्या होगी। तो हम लोग पुट करते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए सारा देख लिए। R इक्वल टू +3 है, U इक्वल टू -5, भी हमें निकालना है, हाइट निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, F से। F इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, R/2 होगा। R/2 दैट मीन्स 3/2 यानी 1.5 मीटर हो गया R। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये मैंने पीछे ही सॉल्व करके बता दिया है। F बराबर एक फार्मूला था ना R/2, इसी पे मैंने R का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2 पुट कर दिया। तो वैल्यू कितना आ गया, +0.5 1.5, क्योंकि प्लस इसलिए है क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। चिन्ह परिपाटी को कंसेप्ट रखना होगा क्लियर आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र जो फार्मूला था उसको पुट करेंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये दर्पण सूत्र हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब सब वैल्यू पुट करिए। अब आप देखिए यहाँ पे 1/u है यहाँ पे प्लस में, जब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/u। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़िए, यही स्टेप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये स्टेप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वैल्यू पुट कीजिए, f का वैल्यू कितना था, 1.5 प्लस में, u का वैल्यू कितना था, -1 -5 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो वैल्यू हो गया 1.5 + 1/5। अब ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 0। अब आप तो इसको सॉल्व कर ही सकते हो, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3, दैट मीन्स 13/15। ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 1/v का वैल्यू आ रहा है। तो v का वैल्यू जस्ट इसका इसको उलट देंगे, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/13। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 15/13 को, तो इसका वैल्यू होता है 1.15 मीटर, इसका वैल्यू आता है। इसका मतलब दर्प कहाँ बनेगा और किस में आता है, प्लस में आता है। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा इसका इमेज 1.15 मीटर। कहाँ पे, दर्पण के पीछे। जैसे ये है ना उत्तल दर्पण, तो हम तो प्रतिबिंब बना रहे थे हम लोग, याद है आप लोगों को, इस तरीके से बनाते थे ना, इधर आता था। तो यही है दर्पण के पीछे। तो प्लस में आ गया तो समझ जाओ डायरेक्टली कि ये कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आपको स्थिति समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब हम लोग निकालते हैं आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u, और v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी। v का वैल्यू कितना था, 1.15 मीटर, और u का वैल्यू -5। अब ये देखो, ये माइनस कट गया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25 आएगा ना। देखिए 1.15 है और नीचे क्या है, 5 है। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.23। आवर्धन का वैल्यू क्या आया, प्लस में आया, प्लस आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। ठीक है, और काटने के बाद 0.23 आया ना, यानी 1 से छोटा है, और 1 से छोटा को मैंने क्या बताया था कि प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। तो आपको सारा चीज़ यहाँ क्लियर हो गया होगा। देखिए सब कुछ, प्रतिबिंब कैसे बना, आभासी बना, सीधा बना, और साइज बना जो वस्तु से छोटा है। और कितना गुना छोटा है, तो जो आंसर आया हमारा 0.23 इतना गुना छोटा है। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन को यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन आपको सीखने को मिलेगा, भारी चीज़ है ये। अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपको एक फिगर यहाँ दिया गया है, इसको, इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे क्या है, एक कांच की, ये कांच का स्लैब है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये कांच का क्या है, स्लैब है ये पार्ट। जब प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई आ करके इसमें टकराती हैं, और टकराने के बाद इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया कैसे, मुड़ गया। किधर मुड़ गया, तो ये बीच में हम अभी अभिलंब खींच रहे हैं, अभिलंब की ओर मुड़ गया। लॉजिक समझ में आई। इसको फिर से मैं नोट करता हूँ। अगर प्रकाश की किरण आती है पहली में माध्यम से,
तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसको जाना था ऐसे, चला गया ऐसे। अब माध्यम 2 से जब माध्यम 1 में फिर वापस आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही है आपका प्रकाश का अपवर्तन। देख सकते हो जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। देखिए फिगर में क्या दिखाया गया है, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 यानी वायु हवा से आ रही है और बीच में क्या है, ये कांच, और फिर नीचे क्या है, हवा, एयर। तीनों कंडीशन से जब प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आती है माध्यम 2 में जब प्रवेश करती है, तब इसको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उधर ना जा करके वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यह अभिलंब इससे दूर हट जाएगा। यही है आपका प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में या माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब जाती हैं तो वो क्या होता है कि वो अभिलंब से दूर हट जाता है, और माध्यम 2 से जब माध्यम 1 में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, क्या यहाँ कंसेप्ट समझ में आता है? जब प्रकाश की किरणें, सॉरी एक बार ढंग से सुनिए, जब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और जब माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को, इस परिघटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए इसके भी दो नियम है। नियम क्या क्या? दो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु सब अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब ये पॉइंट को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण जो अभिलंब से की तरफ घुसी, अपवर्तित किरण। ठीक है, और दोनों माध्यम को जो पृथक किया है वो तल और अभिलंब, और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, सब एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम इसका है साइन आई की जया, साइन आई मतलब क्या बोलेंगे? आपतन कोण की जया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया, दोनों का अनुपात स्थिरांक होता है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू स्थिरांक, दैट मीन्स कांस्टेंट। और इस स्थिरांक का मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस जो स्थिरांक का वैल्यू आएगा उसका मान पहले माध्यम में जो होगा वो, और उसी के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इसको देखते हैं। ये देखिए आपका एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यह बताता है कि किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक कितना है। जैसे वायु का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.0003। सबसे कम अपवर्तनांक जिस जगह पे होता है, जिससे होता है वो है वायु, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हमारे हीरा से। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। अब हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपवर्तनांक में हम सबसे पहला देखते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल होती है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है। याद करने वाली बात है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब माध्यम 2 से माध्यम 1 के सापेक्ष हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल होगी वो, यानी वायु में प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है यानी कांच में प्रकाश की चाल, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही होगा इसका अपवर्तनांक। और उल्टा जब कर देंगे n12 यानी 1 यहाँ पे निर्वात है या वायु है और माध्यम 2 में क्या है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। और जब जनरल क्वेश्चन हो हवा में प्रकाश की चाल कैसे निकालना हो, तो हम क्या निकालेंगे? हवा में जो प्रकाश की चाल होता है वो, और डिवाइडेड करेंगे जिस माध्यम में जा रहा है उसमें प्रकाश की चाल। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे कांच के सिल्ले वाला हम देख रहे थे ना, तो वायु में प्रकाश की चाल माध्यम 1 हो गई, और जिसमें जा रहा है, कांच में जा रहा है, वो उसमें प्रकाश की चाल माध्यम 2 हो गई। तो वही होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इस तरीके से हम लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दर्पण, सॉरी लेंस।
लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो है देखिए इस टाइप का होता है उत्तल लेंस हमारा, और इस तरीके का होता है अवतल लेंस। तो पहले उत्तल लेंस पढ़ते हैं, फिर अवतल लेंस में आएंगे। तो उत्तल लेंस को पहले नोटिस करने वाली बात है, और ढंग से इसका प्रतिबिंब देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब से क्वेश्चन बनना, किरण आरेख से क्वेश्चन बनना, फिगर से। तो आप फिगर को जनरली अच्छे से देखिए। इसमें भी 6 कंडीशंस आएंगे उत्तल दर्पण को बनाने का। 6 कंडीशन क्या होगा? प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, प्रकाश की किरणें अनंत, और यहाँ पे जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे वैसा इसमें केस नहीं है। आप इसको पहले एक बार नोटिस करें। ये आपका होता है द्वारक, बीच वाला जो होता है वो होता है केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ से F1 इसको ले लेते हैं 2F1। याद रखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना भी होगा वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। F1 इसको मान लिए थे, तो ये साइड हो जाएगा F2 और दूसरा बिंदु 2F2। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे कि जो जितना दूरी ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ये दोनों के डिस्टेंस से, उसी तरीके से सेम डिस्टेंस इसका भी होगा, सेम डिस्टेंस इसका भी होगा। इसको बोलेंगे मुख्य फोकस, और ये डबल मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस का डबल है ये। इस तरीके से अब हम सॉल्व करके एक एक करके दिखाता हूँ। बस याद रखेंगे कि अभिसारी लेंस भी इसे कहा जाता है, और अभिसारी लेंस में जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो फोकस की ओर मुड़ जाती है, अभिसारित हो जाती है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब प्रकाश की किरण अनंत पे हो तो जब प्रकाश की किरण अनंत पे है, ये देखिए ऐसा है, जब प्रकाश की किरण, ये द्वारा खींच दिया मैंने, ये F1, ये F2, ये 2F2, इधर F1 और ये 2F1। जब प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, कहाँ से गुजारना है? फोकस से। ये देखिए अनंत से कहाँ से गुजारना है? फोकस से। तो जहाँ पे कट गया वहीं पे बन गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर। कैसा बना? बिंदु के आकार का। और इसका स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा? तो हम लिखेंगे प्रकृति में कि ये सीधा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे? F2 पर। स्थिति कैसा है? तो वस्तु से छोटा या बिंदु के आकार का। और प्रकृति कैसा है? तो उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट देखिए, और हम लोग अभी देखने जा रहे हैं जब वस्तु अनंत और F2 F1 के बीच स्थित हो। वस्तु कहाँ है? ये अनंत इधर हो गया, इधर 2F2 हो गया, इसी के 2F2 यहाँ है, इसी के बीच में वस्तु स्थित है। जाना है, ये आपको दर्पण से भी आसान मिलेगा, और F1 से टकरा देना है। और दूसरा कहाँ से जाएगा? प्रकाशीय केंद्र से। जिस जगह पे कट गया वहीं बन गया प्रतिबिंब। तो वस्तु देखिए, वस्तु कैसा बना प्रतिबिंब? तो वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बनता है यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ बना? तो F2 और 2F2 के बीच। स्थिति कैसा है? तो वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसा है इसका? तो उल्टा एवं वास्तविक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे स्थित होगा? तो F1 पर, 2F1 पर। यहाँ से वस्तु किरण आरेख जाएगा, फोकस से टकरा के पास हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ से जाना था? O से होते हुए, और जिस जगह पे कट जाएगा वहीं बन जाएगा इमेज। तो हम इसको क्या नाम देंगे कि वस्तु कैसा है? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? तो 2F2 पर बना। वस्तु का प्रकृति नहीं, स्थिति कैसा है? तो वस्तु के बराबर। और प्रकृति कैसा है? तो वस्तु से उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब वस्तु जो है वो F1 और 2F1 के बीच स्थित है। अब यहाँ से जब वस्तु यहाँ पे जाएगा, टकराएगा F1 से होते हुए, निकल जाएगा बाहर, और ये O से होते हुए जाएगा और जाके कहाँ कटेगा? अनंत और 2F2 के बीच। तो लिखेंगे प्रतिबिंब बना अनंत और 2H2 के बीच। ये प्रतिबिंब बन गया। आकृति कैसा होगा इसका? तो वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसा हुआ? तो उल्टा एवं वास्तविक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब वस्तु जो है वो F1 पर है। F1 पर है वस्तु, तो ये देखिए यहाँ से जाएगा और F2 से टकरा के पार हो जाएगा, और ये O से जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो लाइनिंग है वो पैरेलल जा रही है, यानी समांतर जा रही है, यानी आगे जा कर के कहीं कटेगा। तो हम इसका प्रतिबिंब लिखेंगे अनंत पर बनेगा।
आकृति कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत में पता नहीं कहाँ जाके बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, तो उल्टा और वास्तविक ही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब वस्तु जो है वो प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच स्थित है। जब ऐसे में वस्तु यहाँ से जाएगी, फोकस से टकरा के आगे चली जाएगी और ये O से जाएगी। अब ये देखेंगे, देखने को मिलेगा ये और ये जो लाइनिंग है वो आपस में फैलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इमेज हम लोग पीछे कल्पना करेंगे, और कल्पना करने के बाद जिस जगह पे कट गया वहीं बन गया इसका इमेज। तो हम लिखेंगे प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति लिखेंगे कि लेंस के पीछे, लेंस प्रकाशीय केंद्र और लेंस के पीछे बस यही दोनों के बीच में बनेगा, और सीधा और आभासी बनेगा। ये इसकी प्रकृति हो गई, प्रतिबिंब हो गई। और आकृति कैसा है, तो वस्तु से बड़ा। ये आपका उत्तल लेंस कवर अप हो गया। आपको इम्पोर्टेंट है तो आप इसको कर लेना है। अब एक अवतल लेंस हम लोग देख लेते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें आती हैं, टकराने के बाद द्वारक से जब टकराती है, तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है, फैल जाता है। ऐसा नहीं कि पार हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यही चीज़ें हमें इसमें सिर्फ दो घटनाएं देखनी है। जब प्रकाश की किरणें अनंत से होके आती हैं, देखिए ये अनंत से आ रही है, क्या हो गया, द्वारक जो है वो इधर मुड़ गया, और ये कहाँ हो गया, ये सॉरी इधर नहीं, इधर मुड़ता है, इधर लेंस में तो पार होगा ना, ये दर्पण थोड़ी ना है, इधर मुड़ेगा, पार हो जाएगा। और वैसे में क्या होगा, ये फोकस पे कट जाएगा। जिस जगह पे कटा वहीं बन गया इसका प्रतिबिंब। और हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है, कल्पना किया है। प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F1 पर बना। स्थिति कैसी है इसकी, तो बिंदु के आकार की या वस्तु से बहुत छोटी। और प्रकृति कैसी है इसकी, तो हम इसमें लिखेंगे प्रकृति इसका सीधा और वास्तविक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो बस सेम थिंग, जाएगा, फैल जाएगा, फिर उसके बाद वापस आएगा फोकस से होते हुए, और अगला लेके जाएंगे O से हुए थे, जिस जगह पे कटेगा वहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बना, वस्तु से छोटा बना, सीधा और आभासी बना। ये हमारा अब अभी के सेशन में हम लोगों ने लेंस और दर्पण को कवर अप कर लिया। अब हम इसका चिन्ह परिपाटी और बाकी के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चिन्ह परिपाटी को देखने से पहले हम यहाँ देखते हैं लेंस सूत्र इसका क्या होगा। जिस तरीके से दर्पण सूत्र देखा था हमने, वैसे ही लेंस सूत्र होता है। फ़र्क इतना है कि दर्पण सूत्र में बीच में प्लस हुआ करते था, तो इसमें क्या होगा, माइनस होगा। ये हो गया आपका लेंस सूत्र। आगे बढ़ते हैं। आवर्धन भी उसी तरीके का होगा, जहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आवर्धन का वैल्यू मैंने दर्पण में पढ़ाया था -v/u, लेकिन यहाँ होता है +v/u। ठीक है। और जो ऊंचाई से केस में रिलेशन था साइज ऑफ आवर्धन में, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही यहाँ भी अप्लाई होगा। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। और सेम थिंग हम लोग यहाँ देखेंगे, u हमेशा माइनस में होता है, f उत्तल में प्लस और अवतल में माइनस होता है। बाकी अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के माध्यम से जज करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 10.10.3, दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 10.3 NCERT बुक। क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कहने का मतलब f = 15 सेंटीमीटर, बट द कंडीशन इज दिस लेंस इज अवतल लेंस। ठीक है। और अवतल लेंस में f होगा -15 सेंटीमीटर। और आगे बोला है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए, दैट मीन्स आपको बोला है u निकालिए, और बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब बन चुका है कितना दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पर। तो हमें क्या निकालना है, आवर्धन भी ज्ञात करना है, साइज, स्थिति, प्रकृति सब हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि और अवतल दर्पण है ना, जिस तरह अवतल में u में माइनस होता है ना, तो v भी माइनस में होगा। तो यहाँ पे क्या है, v -10 सेंटीमीटर, f हो गया -15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है u और हमें फाइंड करना है m।
तो पहले यू निकालेंगे, और यू किस फार्मूला से निकालेंगे? लेंस सूत्र द्वारा, और लेंस का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमें फाइंड करना है u, तो u यहाँ माइनस है, जब ये राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। u प्लस हो जाएगा। हमें निकालना एक्चुअली में 1/u ही है, तो यहाँ हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ये क्वेश्चंस को देखिए, ये वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, और वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। v का वैल्यू कितना है? -10, तो ये हो जाएगा 1/-10, और f का वैल्यू है -15। अभी आप देखेंगे यहाँ और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -1/10 और यहाँ पे 1/15, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, है ना? यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा +2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा -1/30, और क्योंकि ये 1/u का वैल्यू आया है तो u का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू आ गया। अब आप जज कर लीजिए u का वैल्यू, इसका मतलब बिंब की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर है। अब आवर्धन हम लोग निकाल करके बाकी चीज़ पता लगाते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला क्या पुट करना है? v/u। v है -10 और u है -30। सॉल्व करेंगे तो आप खुद देख लो, -10 और -30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम में, ये 3 टाइम में, तो इसका वैल्यू हो गया 0.33। अब जब आवर्धन प्लस में आया तो आप खुद क्या पता कर सकते हो कि आवर्धन जब प्लस में है, दैट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा वो होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा और आभासी बनेगा, और इसका साइज क्या होगा? 1/3, दैट मीन्स 0.33 का मतलब क्या हो गया? वस्तु से छोटा। ये आपको समझ में आ गया? आई थिंक, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो किसी लेंस की क्षमता यानी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने में, या अभिसरण करने में, या अपसरण करने में। अभिसरण का मतलब क्या हो गया? सिकुड़ने में, और अपसरण का मतलब फैलने में। तो सिकुड़ने में या फैलने में जितनी मात्रा के रूप में मतलब जितनी मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण करने में या अपसरण करने में जितनी मात्रा की क्षमता है, लेंस की क्षमता है, उस क्षमता को क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता को हम P के द्वारा सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है? P से। और इसका SI मात्रक डाईऑप्टर होता है, जिसका संकेत होता है D। याद रखने वाली बात है, कई बार क्वेश्चन में आया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा D। ठीक है, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक, जो कि आपको यहाँ पे लिखा गया है। डायोप्टर का कैसा होगा? इस तरीके से, डायोप्टर। और इसे किससे सूचित किया जाता है? तो डी से सूचित किया जाता है। और P इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ F, या F इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ P। दोनों का वैल्यू सेम है, P इज इक्वल्स टू 1/F और F इज इक्वल्स टू 1/P। ठीक है, तो और लेकिन याद रखेंगे कि हम लोग जब भी निकालेंगे लेंस की क्षमता, जब भी हम लोग पावर निकालेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे, तो याद रखेंगे कि F का वैल्यू हमेशा मीटर में होनी चाहिए, क्योंकि 1 डायोप्टर कैप्चर करता है 1 मीटर को, तो मीटर में ही इसका वैल्यू निकाल करके हम सॉल्व करेंगे। कोई इस टाइप का अगर क्वेश्चन ना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डायोप्टर बाद में पहले समझिए। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला जाए कि F इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है, आप P निकालो, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। F इज इक्वल्स टू कितना है? 20 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है? P। तो बताइए आप कैसे निकालोगे? बताइए। F इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 सेंटीमीटर F बराबर वैल्यू दिया है, तो सबसे पहला काम इसको मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। अब P का वैल्यू में 1/F लिखेंगे, और 1/0.2, ये पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 5 टाइम में, यानी ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। ये इसका P का वैल्यू हो गया एग्जैक्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि चश्मे बनाने या संशोधित लेंस का उपयोग जो हम लोग करते हैं, उसका उल्लेख कैसे करते हैं? अगर मानते हैं कि लेंस की जो हमारी क्षमता है, चश्मा जो पहनते हो उसका जो लेंस है उसकी क्षमता
प्लस 2.0 डायोप्टर है, इसका मतलब क्या है कि लेंस उत्तल है और उसका फोकस दूरी 0.5 मीटर है। लेकिन अगर यही चीज़ हो जाए कि -2.5 डायोप्टर लेंस की क्षमता है, इसका मतलब वो अवतल लेंस है और उसका फोकस दूरी 0.4 से मीटर माइनस में है। ये हम यहाँ पे जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है और आप इसको जा कर के नोट बनाओ, पहले अच्छे से नोट्स तैयार करो। और हम बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन पर्पस पे झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें महत्वपूर्ण सवाल बनता है इससे न्यूमेरिकल, जो 3 मार्क्स का आपके लिए आएगा। एक न्यूमेरिकल चाहे वो दर्पण से हो या लेंस से हो, 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आना तय है परीक्षाओं में। 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, वो पूछेगा सौर भट्टी में किस तरह का लेंस और बस दर्पण का उपयोग ही पूछेगा 1 मार्क्स के लिए। और एक आता है डायग्राम, दैट मीन्स फिगर, जो किरण आरेख जिसको बोलते हैं हम लोग, किरण आरेख एक क्वेश्चन उससे बनता है। और एक कोई भी, अब जब पहले 60 मार्क्स का हुआ करता था हमारा परीक्षा, उस समय इतना ही क्वेश्चन बनता था। लेकिन अब जब नंबर बढ़ा दिया गया है तो आप एक क्वेश्चन और इससे उम्मीद रख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो आप इतना करके ही एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। सबसे पहले अभी आप नॉलेज के लिए पढ़ें, सारा का सारा नोट्स तैयार करें और नोट्स तैयार करने के बाद इसको सही तरीके से पेश करें और याद करें, समझें और अपने दोस्तों को समझाने का भी कार्य करें, जिससे आपका समझ और तेज़ हो जाएगा। ये वीडियो उम्मीद है मुझे पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि अगला अपडेट सब तक आ जाए। और नेक्स्ट में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जा कर के डाउट पूछ सकते हो, मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा, या नेक्स्ट लाइव जब आऊँगा तब उसका जवाब क्लियरली मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। अगला सेशन में मुलाकात कल होगी और कल हम लोग नया चैप्टर नया सेशन के साथ आएंगे। थैंक यू।